हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, क्लास 12th के लिए है। डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल आप एमएल भार्गव से कर रहे हो, आप एमएल अग्रवाल से कर रहे हो, डजेंट मैटर यार, डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि सेम कंसेप्ट है, सेम टाइप की क्वेश्चंस है। इक्वेशंस में बस थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, वहां पर 2 लिखा है, वहां 3 लिखा होगा, बस इतना ही फर्क हो सकता है। इससे ज्यादा कंसेप्ट वाइज कोई फर्क नहीं है। तो आप किसी भी बुक से करोगे, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इनफ है। बस आप कंसेप्ट को समझ जाओ, कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लो। सारे क्वेश्चन मैं एमएल भार्गव के इसमें करवाऊंगा ही। ठीक है, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैं वर्ड प्रॉब्लम्स तो स्पेशली सारी करवा दूंगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आप 2-4 क्वेश्चंस के अंदर समझ जाएंगे कि आपको कैसे उसमें प्रोसीड करना है। और अगर आप एमएल अग्रवाल कर रहे हो तो लास्ट ईयर की जो प्ले लिस्ट है वहां से आप जाके एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन वहां से कर सकते हो। तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर पहले इसका बेसिक चीजें समझ लेते हैं एक दो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा कंसेप्ट वाइज बहुत ज्यादा चीजें नहीं है जो आपको इसमें समझने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ लेनी है कि आपके इक्वेशंस आपके सिलेबस में स्पेसिफाई किया हुआ है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अभी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या डिफरेंस क्या होता है, मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। आपके सिलेबस में सिर्फ नॉन होमोजीनियस है, उसी को आपको सॉल्व करना है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर वो नहीं थे सिलेबस में, इस साल भी नहीं है। तो वो शायद मैंने नहीं कराए होंगे, तो इस साल भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो नॉन होमोजीनियस आपको करने हैं बस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन में अगर लेता हूँ, अगर मैं 2/2 की लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ, मतलब दो वेरिएबल है, a1x, ठीक है, b1y, और इक्वल्स टू में c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है इनको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। ठीक है, इनको बोलेंगे हम नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होगा, जो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है ना, ये जीरो होगा। मतलब इक्वेशन ऐसे होगी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर होगा a2x प्लस b2y इक्वल्स टू जीरो। यानी जो कांस्टेंट वाला पार्ट है जब वो नहीं होता है तो उसी को बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। वो 2/2 में हो, यानी दो वेरिएबल के अंदर हो या 3 वेरिएबल के अंदर हो, अगर कांस्टेंट वाला पार्ट जीरो है सारा, तो वो होमोजीनियस है और वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं करनी है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिलेबस चेक कर सकते हो। और जो नॉन होमोजीनियस है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। दो मेथड आपको करने हैं, एक तो क्रैमर रूल करना है और एक मैट्रिक्स मेथड करना है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम 2/2 यानी दो वेरिएबल वाले क्रैमर रूल, इनकी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और जो 3/3 है उसकी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। प्लस क्या कहाँ पर इसका सॉल्यूशन होता है, कहाँ पर नहीं होता, ये सारा बेसिक कंसेप्ट हम करेंगे। और इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम चलेंगे, यानी दो पार्ट के अंदर ये क्रैमर रूल हम खत्म करेंगे। तो आज हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली चीज कि आपको पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशंस में किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो कई बार आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये चेक करना ही होगा कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, या इनकंसिस्टेंट है। वो हम कैसे चेक करेंगे, जैसे आपके पास मैं पहले बात कर रहा हूँ 2/2 की। ठीक है, पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। अननोन्स मतलब वेरिएबल। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ले लेंगे ऐसे, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और दूसरी इक्वेशन ले लेंगे a2x b2y इक्वल्स टू c2। ये इक्वेशन आपके पास होगी। अब आपको चेक करना है, आपको अगर ध्यान हो कि 10th क्लास में भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते थे कि भाई इक्वेशन इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या इसके यूनिक सॉल्यूशन है, या कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या इसकी लाइंस किस तरह की जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस हम करते थे। तो वही चीज है, बस मेथड डिफरेंट है। ठीक है, चीज वही है, मेथड डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे यहाँ पर। अब डी कैसे आएगा भाई, डी निकालने के लिए आपको यहाँ से जो ये कोफिशिएंट है ना एक्स और वाई के, ये आपको लेने हैं। तो डी आपके पास क्या बनेगा, डी बनेगा a1 b1, और यहां से a2 एंड b2। ये क्या बन गया, ये डी बन गया आपका। अब इस डी की वैल्यू हम चेक करेंगे। अब डी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आए, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा तो हम कहेंगे भाई सिस्टम कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। एक सॉल्यूशन का मतलब एक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल है और वाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल है। अब वो वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे डी1 अपॉन में डी। ठीक है, एक्स उधर लिख दिया, इधर एक्स इक्वल्स टू डी1 अपॉन डी और वाई इक्वल्स टू डी2 अपॉन डी। और कहोगे सर ये डी1 और डी2 ये क्या बोला आ गई, ये कहां से आ गए।
तो D1 और D2 निकालेंगे कैसे, देखो वो समझ लेते हैं। जब हम D1 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है उस पहले कॉलम में ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज है ये रख देंगे C1 और यहाँ रख देंगे C2, ठीक है। और जो दूसरा वाला कॉलम है उसको आप एज इट इज रखेंगे, उसमें चेंज नहीं करना। ये तो हो गया D1। जब आप D2 निकालेंगे, जब D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है जो ओरिजिनल वाले है ना उसको देखना है, जो पहला कॉलम है आपको सेम रखना है A1 A2, और जो दूसरा कॉलम है उसकी जगह डाल देंगे यहाँ पर ये C1 और C1 C2। तो इस तरह से हमारे पास D1 आ जाएगा और D2 आ जाएगा। जब आप D1 को D से डिवाइड कर दोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी, जब आप D2 को D से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास Y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले क्या करना है, आपको D निकाल के चेक करना है, और चेक करने के बाद फिर आपको इसके जो सॉल्यूशंस है वो देखना है कि किस तरह का सॉल्यूशन इसका पॉसिबल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन आती है, कहता है कि D अगर 0 के बराबर है, D अगर 0 के बराबर है तो क्या करना है आपको, फिर आप D1 और D2 निकालेंगे, और D1 और D2 में से कोई एक भी, इधर D1 और D2 यानी इन दोनों में से कोई भी एक भी नॉन जीरो आ गया, आपने इसको निकाला, आपने इसको निकाला, अगर ये 0 के बराबर नहीं आया या फिर ये वाला 0 के बराबर नहीं आया, दोनों में से कोई एक भी अगर आ गया तो हम कहेंगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है, और सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट है। जो चीज आपसे पूछी जाएगी वो बता देना, सिस्टम पूछेगा तो लिखना इनकंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन पूछेगा तो कह देना नो सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी एक चीज पूछेगा। अगर D1 D2 D और D2 ये सारे जीरो आ जाए, D1 और D2 अगर तीनों के तीनों जीरो आ जाए तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है लेकिन डिपेंडेंट है। कंसिस्टेंट ये वाला भी था लेकिन इनडिपेंडेंट था, ये कंसिस्टेंट है लेकिन डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का क्या फर्क हो रहा है, ये आजाद हो गया, ये आजाद नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, ये आजाद है, ये आजाद नहीं है। आजाद का मतलब है कि यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है ना वो अपनी स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, उस पर y की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। y कहेगा कि भाई मैं यहाँ पर जाऊंगा तो x को भी वहां जाना पड़ेगा, या x कहेगा मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो y को भी जाना पड़ेगा, मतलब दोनों का साथ छूटेगा नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, आप इसमें बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, इसलिए कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। तो ये 3 केस बनेंगे जब आप 2 इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस करोगे जिसमें 2 वेरिएबल आपको दे रखे होंगे, 2 इक्वेशंस दे रखी होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, जो 2 एक्सरसाइज में से जिसमें 2 इक्वेशंस वाले क्वेश्चन है पहले हम वो कर लेते हैं ताकि ये वाला 2 इक्वेशन वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद चलेंगे 3 वाले पे, इसी वीडियो के अंदर करेंगे, अलग में नहीं, ठीक है। 2 वाले भी करेंगे इसमें और 3 वाले भी करेंगे। तो पहले हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, ML भार्गव से ये इक्वेशन है आपकी, और यहाँ पर सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे यही पूछ रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रैमर रूल, आपको इनको सॉल्व करना है क्रैमर रूल की हेल्प से। तो ये पहली इक्वेशन क्या आपके पास, कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में क्या कहता है कि 5x है और 7y है इक्वल्स टू 2 है, ये 2 इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, d निकालना है आपको। d निकालेंगे कैसे, x और y के कोफिशिएंट लेंगे, यहाँ से 2 3 5 7, इसका डिटरमिनेंट करते हैं, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, ये आ गया -1 यानी 0 के बराबर नहीं आया। अब 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नहीं पूछ रहा तो भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूछा हो तो जरूर लिखना है, तो लिखना जरूर है, अभी आप छोड़ भी सकते हो। सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड यूनिक सॉल्यूशन है। अब वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या बताया था मैंने आपको, D1 निकालना है और D2 निकालना है। तो D1 के लिए क्या करेंगे, जो भाई पहले वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे इसकी कांस्टेंट से। यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2, जो 3 7 है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो आ जाएगा 7 -6 1 आ गया। अब आप D2 निकालेंगे, तो D2 में क्या करना है, जो पहला कॉलम है वो आपको ऐसा का ऐसे ही रखना है, दूसरे कॉलम में 1 2 आ जाएगा, तो ये जाएगा 4 -5, ये आ गया -1। अब x की वैल्यू का फार्मूला क्या था, x की वैल्यू थी D1 अपॉन में D, तो D1 की जगह आ गया आपके पास 1 और D है -1, तो आंसर आ गया -1। y की वैल्यू आ जाएगी D2 अपॉन में D, तो D2 आए वो भी -1 है, D भी -1 है, तो ये बन जाएगा +1। तो x और y की 2 इंडिपेंडेंट वैल्यू आ गई है। अब आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। उसके लिए क्या करो, जो इक्वेशन है उसके अंदर डाल के देखो। अगर x की जगह मैं -1 डालता हूँ यहाँ पर तो ये -2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 -2 करेंगे राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, मतलब इक्वेशन आपकी सॉल्यूशन आपका बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आगे बढ़ सकते हो।
ठीक है, आगे हम चलते हैं, कुछ अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में इसके डिटरमिनेंट निकालेंगे, पहले डी निकालते हैं। तो इसका डी बना सेकंड पार्ट में, यहाँ पर 3 है, -4 है, 1 है और यहाँ 2 है, तो आ गया 6 + 4 10 हो गया। वही नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है। फिर आप निकालो इसका D1। D1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1 7 है, इसको हम इधर रखेंगे, तो -4 2 है, उसको यहाँ रखते हैं, तो आ गया 2 प्लस में 28 यानी आ गया 30। फिर निकालते हैं हम D2। D2 के लिए क्या करना है, पहला कॉलम आपको ऐसे कैसे रखना है, दूसरे कॉलम में आपको ये 1 और 7 जो कांस्टेंट वैल्यू है ये रख देनी है, तो 7 3 जा 21 -1 ये आ गया 20। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, बट D1 अपॉन में D1 कितना है 30 अपॉन में 10, तो ये 3 आ गई। फिर y की वैल्यू आप निकालेंगे तो 20 अपॉन में 10, ये वैल्यू 2 आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को भी आप यहाँ रख के दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख लो या दोनों में रख लो, सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ x की जगह अगर हम रखते हैं 3 तो ये बनेगा 3 3 जा 9, यहाँ रखते हैं 2 4 2 जा 8, 9 -8 1 आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी सोल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से इसका हमें थर्ड पार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम मॉडिफिकेशन यूजिंग डिटरमिनेंट। अब यूजिंग डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट का मतलब हो गया यहाँ पर आपको क्रैमर रूल ही यूज करना है, बस वो बोल रहा है यूजिंग डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब आपको क्रैमर रूल ही यूज करना है। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हम करते हैं, तो इसमें देखो, इसमें तो सॉल्यूशन निकल रहे हैं हमारे, क्या उसमें भी ऐसा होगा कि सॉल्यूशन निकलेंगे? यहाँ पर देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है कि 2x - y = 0 और ये हो गया 10x - 5y = 0। अब ये इक्वेशन होमोजीनियस है, तो आप इसको बेशक छोड़ सकते हो, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में दोनों में ही 0 है, तो ये आप छोड़ सकते हो, आपको करने की इसको जरूरत नहीं है। तो हम इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कहता है 3x + 4y = 7 है, इधर से 6x + 8y = 2। तो यहाँ पर पहले हम d निकालते हैं, ये आएगा 3 6 4 8, 8 3 जा 24, 4 6 जा 24, ये आ गया आपके पास 0। अब d आपका अगर 0 आ गया तो फिर मतलब ये सिस्टम जो कंसिस्टेंट है वो तो नहीं होगा, या तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट वाला हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला होगा। तो उसके लिए आपको d1 और d2 निकालना है। तो d1 आपने निकाला तो यहाँ पर 7 2 आ जाएगा, इधर 4 8 आ गया, तो 8 7 जा 56, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया आपके पास 16 - 8 8 आ गया, और यहाँ 48, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो जब d 0 के बराबर आता है तो कंडीशन क्या थी कि आप d1 और d2 निकालो, अगर उसमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। तो अगर हमारा d1 ही है यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो d2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो दोनों में से कोई एक चाहिए, वो हमारा d1 निकल गया। अगर मान लो सपोज ये 0 आ जाता तो फिर आप d2 निकालते, और वो अगर 0 नहीं आता तो भी सिस्टम कह देते हम इनकंसिस्टेंट है, यहाँ लिख देंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट। तो ये सॉल्व करने को बोल रहे हैं तो भाई सॉल्व होगा ही नहीं है, क्योंकि तो इनकंसिस्टेंट आ गया, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहना जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है कि 3x + 4y = 7 है, और 6x + 8y = 14। यहाँ से d निकालते हैं, आ जाएगा 3 4 6 8, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, यहाँ पर भी d आ गया 0। अब d1 निकालते हैं फिर, तो d1 निकाला तो 7 14 इधर आ जाएगा, इधर 4 8 आ गया, 8 7 जा 56, 14 4 जा 56, ये भी 0 आ गया। फिर d2 निकालो, तो d2 निकालेंगे तो पहला कॉलम आपको ऐसे रखना है, दूसरे कॉलम में आ गया 7 और 14, 14 3 जा 42, 7 6 जा 42, ये भी 0 आ गया। अगर तीनों के तीनों 0 हो जाते हैं, अगर d1 और d2 तीनों 0 हो गए तो हम बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट तो है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, लेकिन डिपेंडेंट भी है, मतलब सॉल्यूशन तो पॉसिबल है
लेकिन कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। अब ये कह रहा है कि भाई सॉल्व करो। अगर ये इतना पूछता ना कि भाई सिस्टम कैसा है तो हम यहीं पर ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर इसने वर्ड बोल रहा है सॉल्व, इसको सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में तो जैसे पिछला पार्ट हमने किया उसमें तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए हमने लिख दिया नो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका ये रहता है कि आप एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को भी कांस्टेंट ट्रीट कर लो। हमने मान लिया कि भाई वाई है जो वो के है, ठीक है, किसी को भी कर सकते हो आप, एक्स को भी कर सकते हो, वाई को भी कर सकते हो, ज्यादातर हम वाई को कर लेते हैं, लेकिन आप एक्स को भी कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। तो वाई को अगर आपने के माना तो जो दो इक्वेशन दे रखी है उनमें से किसी एक इक्वेशन को पकड़ लो, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, चाहे पहली चाहे दूसरी। तो पहली इक्वेशन में हम रखते हैं 3x प्लस में 4y, वाई की जगह रख दिया हमने के, इधर आ गया ये। तो अब इसको इधर लेके जाओ, यह आ जाएगा 7 माइनस 4k, और x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 4k अपॉन में 3। तो y की वैल्यू हो गई k और x की वैल्यू हो गई ये। तो यहां से आप देख रहे हो k यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, उस k की वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पर चेंज होगी तो वो y की वैल्यू बनती जाएगी, और उसकी वजह से x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप k की जितनी मर्जी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अब आंसर आपको x की वैल्यू k, y की वैल्यू 7 माइनस 4k, 7 माइनस 3k अपॉन में 4 दिया हुआ है। ऐसा क्यों दिया हुआ है? अच्छा, उसने x को k मान लिया, जो बुक में सॉल्यूशन है उसने x को k मान लिया है, हमने y को k मान लिया। तो आप ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, अगर आप जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 2/2 के। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, अब चलते हैं हम जो 3/3 इक्वेशन होती है उनको कैसे सॉल्व करना है। अब उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है, स्टार्टिंग तो सेम ही है, जैसे हमारे पास तीन इक्वेशंस होंगी। पहली इक्वेशन होगी हमारे पास a1x b1y c1 इक्वल्स टू d1। दूसरी आ जाएगी a2x b2y c2 इक्वल्स टू d2। और तीसरी आ गई a3x b3y c3 इक्वल्स टू d3। तो ये तीन इक्वेशन है। तो पहली कंडीशन वो ये कि आप d निकालोगे, d अगर जीरो के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि सिस्टम का इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और इसके एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू है d1 अपॉन में d, y की वैल्यू d2 अपॉन में d, और z की वैल्यू आ जाएगी d3 अपॉन में d। अब ये d, d1, d2, d3 कैसे निकालना है? जैसे हमने 2/2 में निकाला था। जब हम d निकालेंगे तो इसमें x y z के कोफिशिएंट ले लेंगे, वो d आ जाएगा आपका। ठीक है, वो आपका d आ जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहाँ पर a1 a2 और a3, इधर b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसे जब आप d1 निकालोगे तो क्या करना है, जो पहला वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करना है? जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है, जो आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, उनसे रिप्लेस कर देना है। तो वहां पर रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा d1 d2 d3। जो बाद वाले कॉलम है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई भी नहीं करना है, ध्यान रखना ये बात। जब आप D2 करोगे तो सेकंड कॉलम चेंज करो, जब आप D3 लिखोगे तो थर्ड कॉलम चेंज करो, कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, D2 लिखते ही बस क्लियर हो जाना चाहिए भाई सेकंड कॉलम है ना, ये चेंज होना है। पहला कॉलम एज इट इज रखेंगे जो ओरिजिनल था, A1 A2 A3। जो तीसरा कॉलम है उसको ऐसे रखेंगे, जो ये बीच वाला कॉलम है इसकी जगह आ जाएगा D1 D2 D3। और ऐसे जब आप D3 निकालेंगे तो उसमें जो थर्ड कॉलम है वो चेंज हो जाएगा, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, और इधर आ जाएगा D1 D2 एंड D3। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये चार आपके पास आ जाएंगे। यहाँ की स्लाइड थोड़ी सी दिख नहीं रही है, इधर कर देते हैं जी। अब ठीक है, अब उसके बाद पहली कंडीशन तो सेम है, वहां पर 2/2 था, यहाँ पर 3/3, इतना ही फर्क है। अब जो सेकंड कंडीशन में कहता है कि अगर डी आपका जीरो के बराबर आ गया, अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो इन तीनों को चेक करेंगे, इन तीनों में से कोई एक भी अगर हमें नॉन जीरो मिल जाता है, तीनों में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो मिल जाता है तो हम कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन भी ठीक वो 2/2 वाले की तरह है। उसके बाद हम आते हैं तीसरी सिचुएशन में, अगर ये सारे के सारे जीरो हो जाए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है। अगर ये सारे के सारे जीरो हो जाए तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इन केस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन इट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसका सिस्टम कंसिस्टेंट आ गया, आगे हम चेक करेंगे, वो हम क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है।
अगर चेक करने के बाद अगर हमें पता लगा कि ये कंसिस्टेंट है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, मतलब ये डिपेंडेंट वाला केस बनेगा। तो ये बस तीसरी कंडीशन है, ये थोड़ी सी डिफरेंस है 2/2 से, बाकी सारी कंडीशन वही है। उसी तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं हम इसके। देखिए ये क्वेश्चन है, पहले हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x प्लस जेड इक्वल्स टू -6। तीसरी है x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 3। पहली इक्वेशन में x है y है लेकिन z नहीं है, दूसरी में x है z है लेकिन y नहीं है, तीसरी में तीनों है। तो जब आप d बनाओगे तो कैसे करना है, 1 1 और z नहीं है तो 0। ठीक है, यहाँ पर 1 0 1 1 -1 -2। इसको सॉल्व करो, पहली रो से सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू इसको छोड़ेंगे 0 प्लस 1, फिर ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस में, इसको छोड़ेंगे -2 और -1 -3। ये वाली करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो 3 + 1 4 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक ही इसका सॉल्यूशन है। अब वो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको d1 चाहिए, तो d1 में यहाँ पर 1 -6 3 यहाँ रखेंगे, 1 0 -1 0 1 -2। फिर सॉल्व करते हैं इससे 1, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, जैसे -1 इसको छोड़ेंगे तो आएगा 12 -3, तो 9 आ गया, तो 1 -9 यानी -8। फिर d2 निकालो, d2 में पहला कॉलम 1 1 1, दूसरा कॉलम आ जाएगा ये 1 -6 3, और फिर आ जाएगा 0 1 एंड -2। इसको सॉल्व करते हैं, आ गया 1, 12 -3 9, फिर -1, इसको सॉल्व करेंगे -2 और -1 -3, तो 9 + 3 12 आ गया। अब निकालो आप d3। तो d3 में क्या करना है, जो पहला और दूसरा कॉलम है उसको तो सेम रखना है, तीसरा कॉलम आपको चेंज कर देना है, 1 1 1 1 0 -1, तीसरा कॉलम बनेगा हमारा 1 -6 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1 0 -6, फिर -1, इसको छोड़ेंगे तो 3 + 6 9, 1 से करेंगे तो -1, तो ये -6 और -9 -15 और -1 यानी -16। तो जो x की वैल्यू है वो क्या होती है, वो बनेगी d1 अपॉन में d। तो d1 की वैल्यू आई है आपके पास -8, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 4, तो -2 आ गया। y की वैल्यू हो जाएगी d2 अपॉन में d, d2 आया था हमारे पास 12, ये आ गया 3, और z आएगा d3 अपॉन में d, यानी -16 अपॉन में 4, ये आ गया हमारे पास -4। तो x की वैल्यू -2, y की 3 और z की -4। तो इसी तरीके से हम आगे इसको करते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको 3/3 बिल्कुल अच्छी तरह आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपको निकालना कैसे है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहली जो इक्वेशन है उसमें 2 3 1, तो डी आप यहाँ पर बनाओगे 2 3 1। यहाँ पर 4x + y z नहीं है, 4 1 और 0 1 -3 -7, ये बन गया डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सेकंड रो से कर लो क्योंकि एक 0 आ रहा है। ठीक है, बस यही हमारा लालच है इसमें, और कुछ नहीं, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। अब यहाँ इससे करेंगे तो -4 आएगा, इसको छोड़ेंगे तो -21, और ये हो जाएगा प्लस में 3, तो -21 प्लस में 3 मतलब -18। फिर इस 1 से करते हैं, इससे करेंगे तो आप इसको छोड़ेंगे, -14 और -1 -15, तो 14 8 72 और -15, 12 -5 7, 6 -1 5, तो ये आ गया आपके पास 57। ठीक है, अब निकालो आप d1। तो d1 के लिए जो पहले वाला कॉलम है 9 7 6, ये रख देना आपको यहाँ पर 9 7 6, इधर आ जाएगा 3 1 -3 1 0 -7। इस 7 से सॉल्व करेंगे
तो ये -18 ही रहेगा। इससे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -7 आएगा, ठीक है, और ये +1 आ गया। इससे सॉल्व करेंगे तो देखो -63, 9 7 63, -63 और -6, -69, -7 इंटू -18 करेंगे तो आ जाएगा 126, 7 5 12, 126 और -69, तो 16 -9 7, 11 -6 5, तो ये आ गया आपके पास। फिर आप निकालो D2। तो D2 में क्या करना था, जो पहला वाला कॉलम है उसको तो आप ऐसे ही रखो, जो दूसरा कॉलम है उसकी जगह रख देंगे 976, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 0 -7, फिर सेकंड रो से ही कर दो, -4, इसको और इसको छोड़ेंगे, -63 और -6, -69, फिर +7, इसके साथ इंटू में आ जाएगा -15, तो ये आ जाएगा 4 9 36, 4 6 24 और 3 27, -105, 6 -5 1 7 और 2 -1 1, तो आ जाएगा 171। उसके बाद रह गया हमारे पास D3। D3 के लिए वही पहला कॉलम 2 4 1, दूसरा कॉलम 3 1 -3, लास्ट वाले कॉलम में वही 9 7 6, तो फिर ये आ गया -4, इधर से इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, 6 3 18 और 9 3 27, तो 27 में 18 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 45, और उसके बाद आ जाओ +1, इसको इसको छोड़ेंगे, 6 2 12 -9 3 हो गया, फिर लास्ट में 7 -7 आएगा, ये साइन का ध्यान रखना। इसको इसको छोड़ेंगे, -6 और -3 -9, तो ये आ जाएगा 180 माइनस का, प्लस में 3 और प्लस 9 7 63, 10 -6 4, 7 -6 1, और फिर यहाँ पर आ गया 1, तो आ जाएगा -114। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है, D1 भी आ गया, D2 भी आ गया और D3 भी आ गया। अब आपको x निकालना है, D1 अपॉन में D, तो D1 की जगह हो गया आपके पास 57 और ये भी 57, तो ये तो 1 आ गया। y की वैल्यू D2 अपॉन में D, 171 डिवाइडेड बाय 57, तो ये 3 पे कट जाएगा। z आ जाएगा D3 अपॉन में D, D3 है -114, ये 2 पे कट जाएगा तो आ जाएगा -2, तो वैल्यू आएगी 1 3 एंड -2, ठीक है। अब इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर कहता है x की जगह हो गया आपके पास 1, y का हो गया 2 और z का हो गया 3, यहाँ पर आ गया 2 4 1 3 2 9, ये d आएगा। सॉल्व कर लेते हैं 1, इसी से कर रहे हैं पहली रो से, 9 4 36 -2 34, फिर -2, इसको छोड़ेंगे, 9 2 18 -3 15, +3, 3 2 2 4 और यहाँ से आ जाएगा 12, तो 4 -12 यानी -8, तो ये आ गया आपके पास 34 -30 -24, तो 34 में से 30 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -20, यानी ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब उसके बाद चलते हैं कि सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको D1 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। D1 में आपके पास है यहाँ पर देखो 6 7 14, यहाँ पर आ गया 2 4 2 3 1 9, 6 के साथ सॉल्व करेंगे तो 34 ही आएगा, फिर -2 के साथ सॉल्व करोगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, 9 7 63 और -14, तो 63 में से 4 करेंगे -59 और 10 माइनस करेंगे 49, +3 करते हैं, 7 2 14 और यहाँ पर आ गया 56, तो 14 -56, तो कितना बचेगा, 56 और 14 42, साइन देख लो एक बार, गड़बड़ तो नहीं होगा, 7 2 14 माइनस दिस, माइनस में आएगा,
6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20, माइनस 98, माइनस 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ये बन गया आपके पास 204 माइनस 8 से 14, 9 2 11 12 और 1 2, आ जाएगा -20। अब निकालो आप D2। तो D2 के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला कॉलम है वो आपको सेम रखना है, जो दूसरा कॉलम है उसकी जगह 6 7 14, तीसरा कॉलम आ गया 3 1 9। तो यहाँ से हम इसको 1 को सॉल्व करते हैं, 9 7 जा 63, 63 माइनस 14, 49 हो गया, -6। तो इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर 15 प्लस 3, 14 2 जा 28 और 7 3 जा 21, तो 28 माइनस 21 यानी 7, 49 माइनस 90 प्लस 21। तो ये कितना हो गया आपके पास, 9 और 1 10, 4 2 6 7, यानी ये भी आ जाएगा -20। अब निकाल लो आप Z। तो Z के लिए आप निकालो पहले D3। तो D3 में जो पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है 6 7 14 और सॉरी 1 2 3 और 2 4 2, ऐसे रखना है, 1 2 3 2 4 2। तीसरे कॉलम में 6 7 14, 14 4 जा 56, 7 2 जा 14 यानी 42 आ गया। फिर -2 करेंगे, 28 माइनस 21 7 आ गया, प्लस में 6, यहाँ पर आ जाएगा -8, 42 माइनस 21 माइनस 48। तो 21 में से 48 माइनस करोगे आ जाएगा कितना, -7 2 जा 21 लिख दिया यार, क्या कर रहे हैं हम, 7 2 जा 14 होता है। तो ये आ गया आपके पास, देखो 42 माइनस 48, -6 और -14 यानी -20 आ गया। तो अब यहाँ से x निकालोगे आप, D1 अपॉन में D, D1 भी -20 और D भी -20 है तो 1 आ जाएगा। y में भी ऐसे ही होगा, -20 है ये भी, और z में भी यही होगा। तो x y z तीनों की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13 तक आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। तो 14 15 16 है, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 13 तक तो ऐसी सभी के सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। 14th क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, मतलब जो इनकंसिस्टेंट आएगा या फिर कंसिस्टेंट में डिपेंडेंट वाला आएगा। तो उसके लिए आप देखो 14th क्वेश्चन में डी निकालेंगे तो आएगा आपके पास 1 4 -2, 1 4 -2। इधर आ गया आपके पास 3 1 5, फिर 2 3 1, 2 3 1। इसको सॉल्व करते हैं 1, यहाँ से 1 -15 -14 हो गया, फिर -4, इसको इसको छोड़ते हैं तो 3 -10 -7, इधर से करते हैं -2, फिर 9 -2 यानी 7, -14, 7 4 जा 28, -14 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 आ गया तो मतलब अब आपको D1 D2 D3 ये निकालना पड़ेगा, और इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। अगर सारे जीरो आ गए तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो अब निकालो पहले आप D1। तो D1 में आपको क्या करना है, आपको जो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, -2 13 और 31, माइनस सॉरी हम तो 14 कर रहे हैं ना, 3 7 5 है, 3 7 5 4 1 3 -2 5 और 1, ये रख दिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो आप। अब डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे 3 से सॉल्व करके तो यही बनेगा, -4 से करते हैं तो 7 और -25, तो 25 में से 7 माइनस करोगे आ जाएगा -18, फिर यहाँ से आ गया -2, इसको इसको छोड़ेंगे 21 -5 16, 18 4 72 -32, 2 और 2 4, 4 3 7, -2 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो सिस्टम लिख देंगे ये इनकंसिस्टेंट है। अगर एक भी आपको ऐसे मिल गया जो 0 के बराबर ना हो तो सीधा लिख देना इनकंसिस्टेंट है, आपको D2 या D3 चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में देखिए, अगर आप D निकालते हैं तो ये आता है 2 -1 3
1 2 -1, और यहाँ x नहीं है तो 0 5 -5। पहले कॉलम से निकाल लो 2, पहले कॉलम से निकालेंगे तो आएगा 2 यहाँ पर, और इसको यहाँ छोड़ेंगे आएगा -10 और +5, यानी -5 हो गया। फिर इस वाले को लेते हैं तो -1, इसको और इसको छोड़ेंगे तो 5 -15 यानी -10। तो यहाँ से तो -10 आ गया, यहाँ से +10 आ गया, मतलब ये भी 0 आ गया। अब आप निकालेंगे D1, तो D1 में रखते हैं यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, -1 2 5, 3 -1 -5। एक ही पैटर्न से चलते रहने दो। अगर हम कॉलम 1 से निकाल रहे हैं तो अभी कॉलम 1 से निकाल लो, क्योंकि 0 तो कहीं है ही नहीं। तो पहले 1 से निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास -5 ही आएगा ये तो। फिर इससे निकालते हैं -2 से, इसको और इसको छोड़ेंगे आ जाएगा 5 -15 तो -10। फिर 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे आ जाएगा 1 -6 तो -5। तो यहाँ -5 आ गया, +20 आ गया, -15 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब फिर निकालो आप D2। तो D2 में क्या करना है, जो पहला कॉलम है उसको तो ऐसे ही रखना है, दूसरे कॉलम की जगह 1 2 3 आ जाएगा, तीसरा कॉलम सेम। यहाँ पर रखा हमने 2, इसको इसको छोड़ेंगे -10 और -10 हो गया यहाँ से, और +3 यहाँ से, यानी -7। फिर -1, इससे निकालते हैं तो आ जाएगा -5 और -9 -14। तो ये -14 आ गया, ये +14 आ गया, ये भी 0 आ गया। फिर D3 निकालो, तो पहला कॉलम 2 1 0, दूसरा कॉलम -1 2 5, तीसरे कॉलम में आ जाएगा 1 2 3। फिर इससे करते हैं 2 2 3 जा 6 -10 -4। फिर इससे किया -1, इसको इसको छोड़ेंगे -3 और -5 -8। तो ये आ गया -8 और ये आ गया +8, तो ये भी 0 आ गया। तो जब ये चारों के चारों 0 आ जाएंगे तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे सिस्टम सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब उसके लिए आप यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें से एक्स वाई जेड में से किसी एक वेरिएबल को आप के मान के चलो। ठीक है, जैसे हमने 2/2 में किया था। तो हमने मान लिया कि जो z है वो हमने k ले लिया। अब ये 3 इक्वेशन है, 3 में से आप कोई भी 2 इक्वेशन लेके चल लो। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली इक्वेशन है ना, ये मेरे ख्याल आसान आपको पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पास ये लास्ट की 2 इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये पहले वाली बनेगी हमारे पास x + 2y माइनस z की जगह आ जाएगा k इक्वल्स टू 2। इस k को आप इधर ले जाओ तो ये बन गया x + 2y इक्वल्स टू 2 + k। और इससे नीचे वाली इक्वेशन आएगी 5y माइनस 5z, 5z की जगह k हो गया। तो इसको आप इधर लेके जाओगे तो आ जाएगा 3 प्लस में 5k। अब यहाँ से तो y की वैल्यू वैसे ही यहाँ से मिल रही है आपको, लेकिन मैं डिटरमिनेंट वाले तरीके से बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप फिर दोबारा से एक बार d निकालेंगे। इस बार 2/2 इक्वेशन बन गई, यहाँ से 1 2 है और यहाँ पर x नहीं है तो 0, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5। तो ये आ गया 5 - 0 यानी 5। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। लेकिन कंसिस्टेंट कौन से वाला है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब उन सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो z की वैल्यू तो आपके पास k आ चुकी है। अब y की और x की और y की वैल्यू निकालने के लिए जो डिटरमिनेंट मेथड है वो लगाएंगे। तो जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर 2 + k, यहाँ पर 3 + 5k, ये रख दो। 2 + k 3 + 5k, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये बन गया हमारा D1। तो सॉल्व करोगे 5 2 जा 10 + 5k, फिर माइनस का साइन, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो 10 - 6 4 आ गया, 5k - 10k - 5k आ गया। ठीक है, फिर निकालो आप D2। तो D2 के लिए हम यहाँ पर 1 0 को ऐसे रखते हैं, इधर आ जाएगा 2 + k, इधर आ जाएगा 3 + 5k। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 5k, इधर करने की जरूरत ही नहीं है तो 0 आएगा। तो x की वैल्यू क्या बनी? D1 अपॉन में d, और y की वैल्यू आ गई D2
अपॉन में डी, डी मतलब 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 5 के, x की वैल्यू 4 - 5 के अपॉन में 5 और y की वैल्यू 3 + 5 के अपॉन में 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन में कह रहा है x + y + z = 1, तो d आ गया हमारा 1 1 1 a b c a² b² एंड c²। इसका d निकालते हैं, तो यहाँ से bc² - b² c, फिर ये -1, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ac² - a² c, फिर +1 ab² - a² b। तो ये तो क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट हमारा ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा ना हमें सही जरा तरीके से, अभी ना थोड़ा वियर्ड सा लग रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको सही तरीके से आपको ना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें से जो कॉमन निकालेंगे हम, पहले ऐसा करते हैं, इसमें से कॉमन निकाल देते हैं BC, ये आ जाएगा B माइनस, यहाँ से BC निकालेंगे तो C - B आएगा। ठीक है, अब आगे भी जो चार टर्म बची ना उसमें से कॉमन आप ऐसे निकालो, या तो B - C आ जाए या C - B आ जाए। तो मैं इसका कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ पहले इसके साथ। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा -A, तो ये आ जाएगा C² - B²। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो आएगा A², तो यहाँ से आ जाएगा C - B। अब जो ये वाली टर्म है इसके फैक्टर बनाए हुए आप, तो आएगा C - B और C + B, यहाँ से रह जाएगा A² × C - B। अब C - B यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल दो। अंदर यहाँ से रह जाएगा BC, यहाँ पर रह जाएगा -A और साथ में रह जाएगा ये वाली ब्रैकेट, तो ये तो बाहर चली जाएगी, तो -A से इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा -AC और -AB, और लास्ट में से आ गया A²। एक बार और कॉमन निकालना है, तो BC में से, इसमें से C कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा B - A, यहाँ से आ जाएगा कॉमन -A, तो यहाँ से बच गया B - A, तो ये C - B, इधर से B - A और ये C - A। तो ये कॉमन तो हमारा निकल गया, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पर एक पैटर्न सा सही से नहीं बन रहा। वैसे ये भी करोगे तो आप ठीक है, लेकिन A में से B माइनस करना चाहिए, B में से C माइनस करना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको मतलब अच्छे और सुंदर तरीके से लिख लेते हैं। तो इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल देते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा A - B और B - C और C - C। थोड़ा सा आप जरा लिखने में और समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो मतलब सॉल्यूशन तो पॉसिबल है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको D1 निकालना है। D1 में हम पहला कॉलम कर देंगे 1p² तो आप कहोगे सर इतना बड़ा डिटरमिनेंट निकला, तो आगे तो फिर और हालत पतली हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल आगे हालत पतली नहीं होने वाली है। इस डिटरमिनेंट को देखो और इसको देखो, दोनों में क्या फर्क आ रहा है। यहाँ पर जो पहला कॉलम है 1a² है, यहाँ 1p² है, तो मतलब जहां पर a है वहां पर p कर दो, बस पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां a है वहां पर p कर दो, तो ये बन जाएगा p - B, B - C और C - B। ठीक है, ऐसे ही आप निकालोगे यहाँ से D2। D2 में क्या हो जाएगा, पहला A² आएगा, दूसरा आ जाएगा 1p² तीसरा आ जाएगा 1c² अब B की जगह रख दो यहाँ पर, तो A - P और P - C और यहाँ आ जाएगा C - A। फिर D3 निकालोगे, तो D3 में 1a² 1b² 1p² अब यहाँ पर आप C की जगह रख देंगे, तो ये बन जाएगा A - B B - P और फिर P - A। तो बस पहले वाले में टाइम लगना है इस टाइप के क्वेश्चन में, बाकी तो फटाफट आप निकाल दोगे। अब जब हम बात करेंगे x1 x y और z की वैल्यू की, उसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू हमें पता है
एक्स की वैल्यू हमें पता है कि एक्स की वैल्यू होती है d1 अपॉन में d। तो d1 में तो आपको ये रखना है, सॉरी d1 में तो आपको ये रखना है और d में ये रखना है, यानी p माइनस बी और फिर b माइनस सी और c माइनस पी। नीचे आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ गया x का। सेम ऐसे y का निकालो। जब y का निकालेंगे तो क्या कट जाएगा, y का निकालेंगे तो ये c माइनस ए कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस पी और p माइनस सी। नीचे आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। सेम ऐसे जब z की वैल्यू आएगी तो z की वैल्यू में कटेगा a माइनस बी, तो इधर से b माइनस पी और p माइनस ए। यहाँ से आ जाएगा b माइनस सी और c माइनस ए। ये हमारा आंसर बनेगा x का, y का और z का। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला जो वीडियो है यहीं पर ही हम इसको फिनिश करते हैं। आई होप आपको जो 2/2 का क्रैमर रूल और 3/3 की इक्वेशन है उसमें क्रैमर रूल लगाना अच्छे से आ चुका होगा। अब अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।